हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 2 पार्ट अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, 3rd पार्ट जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा, है ना। जब अपन एक फर्स्ट पार्ट पढ़ा, फिर सेकंड पार्ट पढ़ा और अभी जो 3rd पार्ट है ये लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और सेकंड पार्ट के लास्ट में मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था कि अपन इस जो 3rd पार्ट है इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में, एक पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या, एक पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, एक समस्थानिक और समभारिक। ये 5 टॉपिक है जो इस पार्ट के अंदर अपन कवर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर अपने पास है क्या बोलते हैं इसको, परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना। और ये अपन कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3rd सॉरी, इस चैप्टर का पार्ट 3rd है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, उसके अंदर डाल्टन का सिद्धांत भी पढ़ा था। सेकंड पार्ट जो आया था अपना, तो उसके अंदर अपन ने रदरफोर्ड का प्रिंसिपल पढ़ा था, नील्स बोर का प्रिंसिपल पढ़ा था और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो नील्स बोर और रदरफोर्ड का प्रिंसिपल आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लिया होगा, आप लोगों ने अच्छे से याद हो गया होगा। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्ट टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। देखिए क्या होती है संयोजकता। सबसे पहले एक ध्यान रखते हैं, संयोजकता को पढ़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट है वो पहले अपन पढ़ लेते हैं। जैसे अपने को पता है कि नंबर 1 पर आता है हाइड्रोजन। नंबर 1 पर क्या आता है, हाइड्रोजन। इसका सिंबल क्या होता है, H। नंबर 1 पर क्या आता है, हाइड्रोजन, मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, 1 नंबर पर हाइड्रोजन, सिंबल हो गया इसका H। क्लियर हो गया अपने को ये कि हाँ। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी तत्व की बात करोगे आप लोग तो जो उसका परमाणु क्रमांक रहेगा वही उसकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी या उसके प्रोटॉनों की संख्या रहेगी। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये क्या हो गया इसका नाभिक और ये हो गया इसका कक्षक। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने फील कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग सेकंड, हीलियम की। हीलियम He, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। ये हो गया इसका नाभिक, ये हो गया इसका कक्षक। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, कक्षक। ये क्या है इसका नाभिक या केंद्र भाग, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन था तो अपन ने कक्षक में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो अपन ने कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है अपने पास में लिथियम। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये नाभिक हो गया। अब देखिए लिथियम के अंदर, देखिए अपने को पता है कि लिथियम जो होता है, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन 3 इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो पहला कक्षक होता है उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, लेकिन दूसरे कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। तो पहले कक्षक के अंदर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते अपन, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते क्योंकि अपना कक्षक क्या हो गया, पूर्ण हो गया है, कक्षक अपना पूरा भर गया है। तो अपन क्या करते हैं, एक और कक्षक बना देते हैं।
अपन ने क्या कर दिया, एक और कक्षक बना दिया, और जो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यू कक्षक के अंदर, नए कक्षक के अंदर भर देते हैं। तो अपने पास में कितने हो गए, 2 और 1 तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर कौन सा आता है, बेरिलियम। तो बेरिलियम के अंदर ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक। ठीक है, अपने को पता है कि जो बेरिलियम होता है कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। मतलब हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, बेरिलियम की। अब आता है नंबर बोरॉन का। ये नाभिक हो गया, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। आपको कि सर 5 क्यों भरे, क्योंकि बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो मैंने क्या कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिल कर दिए। पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे कक्षक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो ऐसे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, अब देखिए मैं बना देता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ये क्या हो गया, इसका नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा के अंदर अब देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो दूसरी कक्षा में कितने भर दो, 6 भर दो। 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गई, किसकी संरचना होगी, ऑक्सीजन की संरचना होगी। ऑक्सीजन के बाद में मैं लेता हूं नियोन की संरचना। आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, ये क्रम वाइज नहीं है, 1 2 3 4 5 यहां तक क्रम वाइज है। बाकी मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ले रहा हूं, बाकी जो बीच में छूट रहे हैं वो आप लोगों को बनाने। 6 7 का आप बना देना, 8 का बना हुआ है, 9 का आप बना देना, 10 का मैं बना रहा हूं। किसकी बना रहा हूं मैं, नियोन। नियोन कितने नंबर पे आता है, 10 पे। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दो। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में फिल कर दो। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर दिए। अब यहां पर क्या हो गया, ये जो दूसरा कक्षक है ये भी क्या हो गया, पूरा भर गया। ये दूसरा कक्षक भी क्या हो गया, यहां पर पूरा भर गया। तो अभी अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट कक्षक स्टार्ट करते हैं। देखिए या तो हो गया। अब देखिए, अब लेते हैं अपन एक ले लेते हैं एल्यूमिनियम। नाभिक, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक। ठीक है, इसमें कितने कक्षक बना दिए अपन ने, 3 कक्षक बना दिए। तो पहले कक्षक के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, दूसरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता, 13 पे। तो 2 और 8 10 हो गए, पीछे कितने बचे, 3। तो 1 2 3, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, 20 तक स्ट्रक्चर बनानी है। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, 20 तक स्ट्रक्चर बनानी है, सारी स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये ले लिया है। तो जब ये तीसरे कक्षक के अंदर भी जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए, तो आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट कक्षक को स्टार्ट कर देना। जब तीसरे कक्षक के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भर जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट जो कक्षक आएगा वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चौथा कक्षक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये कितने तक करना है, 20 तक ये आप लोगों को याद भी रखने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे 20 तक याद भी रखने हैं आप लोगों को, और ये आप लोगों को ऐसी संरचनाएं भी बनानी है। ठीक है, अब चलो ये अब अपन पढ़ते हैं संयोजकता। देखिए वैसे संयोजकता जो है वो इनके ऊपर ही बेस्ड है, ये जो बना है ना अपन, इनके ऊपर बेस्ड संयोजकता है। संयोजकता क्या होती है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का दान करे या इलेक्ट्रॉनों का साझा करे, वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। वो उस तत्व की क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वो संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन को लिया मैंने। अब बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। मतलब ऑक्सीजन का क्या है, 2, पहले में 2 है, दूसरे में 6। पहले में 2 है, दूसरे में क्या है, 6 है। अब यहां पर इसका अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा,
इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, इसको लेने पड़ेंगे। तो जब लेता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा लगता है, आवेश कौन सा लगता है, माइनस आवेश लगता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो माइनस, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो प्लस। ध्यान रहेगा, जब कोई ग्रहण करता है तो माइनस, जब कोई दान करता है तो प्लस। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, -2। मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, -2। किसकी संयोजकता हो जाएगी, ये ऑक्सीजन की संयोजकता। मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया गया है वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। अब दूसरी परिभाषा के तौर पे आप लोग ये भी दे सकते हो कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं उसे अपन लोग क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। और ये जो कक्षक है उसे अपन लोग संयोजी कक्षक कहते हैं। ये जो बाहर वाला जो कक्षक है, इस कक्षक को क्या कहेंगे अपन लोग, संयोजी कक्षक कहेंगे। जिस तत्व में अपन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं उसे अपन लोग क्या कहेंगे, संयोजी कक्षक कहेंगे। अब देखिए कुछ तत्वों की अपन लोग संयोजकता लिखते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन का 1 नंबर पे आता है तो संयोजकता भी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। दूसरा हीलियम, कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भर दिए अपन ने, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। इसके कक्षक में इतने ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ना तो इससे ज्यादा भर सकते हैं, कम तो कर ही सकते हैं अपन लोग, कम तो हाइड्रोजन में किया हुआ ही था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे ज्यादा अपन इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते इसके अंदर, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 संयोजकता। तीसरा ले लेते हैं अपन लोग लिथियम, 2 पहले कक्षक के अंदर, दूसरे कक्षक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पर 8 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो 7 को ग्रहण कर लेवे या 1 का दान कर लेवे। तो इजी कौन सा होता है अपने लिए, कि 7 लेने से बेटर है कि 1 को का त्याग कर दो। तो ये क्या करता है, 1 का त्याग कर देता है। तो जब त्याग करता है तो प्लस आवेश लगता है, जब त्याग करता है तो प्लस आवेश लगता है, और ये क्या हो जाएगा, +1। कौन सी संयोजकता शो करता है, +1। बेरिलियम का देखो 2,2, पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 8 करने के लिए या तो 6 को ग्रहण करे या 2 का दान करे। तो बेटर कौन सा है, 2 का दान करना। 5वें नंबर पे बोरॉन, 2, 3। वापस वही बात, या तो 5 को ग्रहण करे या 3 का दान करे। 3 का दान कर दिया। कार्बन 2, 4, या तो 4 को ग्रहण करे या 4 का दान करे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सर ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो +-4 हो गया। कैसे, 4 को ले भी सकते हो और 4 को दे भी सकते हो, तो अपन क्या लिख दिया, +-4 लिख दिया। 7 नंबर पे देखिए नाइट्रोजन, पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 7 होता है तो 5 और 2 7 हो गए। दूसरे कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, 5 भर दिए। तो यह क्या है, या तो 5 का त्याग करे या 3 को ग्रहण करे अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये कौन सा काम करेगा, 3 को क्या कर देगा, ग्रहण कर देगा। और जब ग्रहण करेगा तो आवेश कौन सा लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा। जब त्याग करता है तो प्लस चार्ज, जब ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज हो गया। ऑक्सीजन का देखिए 2,6, यहां पर या तो 6 का त्याग करे या 2 को ग्रहण करे। तो जब ग्रहण करता है तो -2, इसका अपन ने पहले से भी निकाल रखा है। सोडियम देखिए 2,7, या तो 7 का त्याग करे या 1 को ग्रहण करे। तो इजी कौन सा, 1 को ग्रहण करना इजी है, तो इसलिए -1। 10 नंबर पे नियोन 2,8, 8 है तो अष्टक पूर्ण है, तो इसका मतलब न तो त्याग करने की जरूरत है न ग्रहण करने की जरूरत है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसकी संयोजकता क्या रहेगी, 0। इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 0, 0 संयोजकता रहेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। तो आप लोग ऐसे ऐसे करते करते आगे भी निकाल सकते हो। जैसे आप लोगों को मान लो दे दिया गया है मैग्नीशियम, पता होना चाहिए मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, 2, फिर क्या लिखोगे, 8
2 और 8 10 हो गए, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको 8 करने के लिए या तो 6 को ग्रहण करे या 2 का त्याग करे। तो बेटर कौन सा है, 2 का त्याग करना, तो +2 संयोजकता हो जाएगी। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये। और ये ध्यान रखें आप लोग, जिन जिन की संयोजकता 0 होती है, जिन जिन की संयोजकता 0 होती है उनको एक अलग ग्रुप में रखा जाता है, उसे बोलते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैसें। और इनको किस ग्रुप में रखते हैं, 0 या 18वें वर्ग में। आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में इनको अलग रखा जाता है, क्योंकि जब इनकी संयोजकता ही 0 होती है, संयोजकता का मतलब क्या हो गया, संयोजन करना, जब ये किसी से संयोजन ही नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन लोग, अक्रिय कहते हैं, कि ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय गैसें कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों की क्या हो गया, संयोजकता वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग किसी भी तत्व की संयोजकता इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता अपने पास में टॉपिक परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है उसको अपन लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको अपन लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अपने पास में क्या हो गया, परमाणु क्रमांक को अपन लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है ये, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अब परमाणु क्रमांक होता क्या है, किसी तत्व में उपस्थित, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी, उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी। उसका क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक कहलाएगी। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, Z के बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर है। चाहे आप लोग किसी को भी ले सकते हो। अगर आप लोग बात करते हो कार्बन की, तो कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, और उसका परमाणु क्रमांक 6। तो Z किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 6 के बराबर हो गया। किसी भी तत्व की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर कहलाएगी, उसका परमाणु क्रमांक के बराबर कहलाएगी। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर जितना परमाणु प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला। अगर आवेशित नहीं है तत्व, अगर कोई तत्व आवेशित नहीं है तो उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। लेकिन अगर आवेशित है तो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि अगर ऋण आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे होंगे और धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन दान कर रखे होंगे। तो इसलिए अगर नॉर्मल है, उदासीन परमाणु है, तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी, और वही उसकी क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि हाँ परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब बात आती है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जब दोनों को अपन ऐड करते हैं तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान आता है।
प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जो अपन ऐड कर लेंगे तो उस तत्व का क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान आएगा। जैसे अगर बात करते हैं अपन लोग हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। अब आप लोग कहोगे सर आधा प्रोटॉन होता है और आधा न्यूट्रॉन होता है, तो आधा और आधा 1 हो गया। नहीं, 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। 1 तो क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और 0 क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन होते नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर अपन लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। तो इसका मतलब 6 तो प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 6 तो प्रोटॉन रहेंगे उसके अंदर और 6 ही क्या रहेंगे उसके अंदर, न्यूट्रॉन रहेंगे। अगर आप लोग बात करते हो नाइट्रोजन की, 14, तो 7 प्रोटॉन रहेंगे और 7 ही क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। ये थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखे हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग डबल होता है। परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु क्रमांक का लगभग डबल रहेगा। जैसे अगर बात करें आप लोग सोडियम की, सोडियम का 23 होता है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो आप लोग कहोगे सर अब अपन क्या करेंगे कि कितना क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि लगभग डबल होता है। परमाणु क्रमांक अपने को पता है 11 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो 11 तो इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, और 12 क्या रहेंगे इसके अंदर, न्यूट्रॉन रहेंगे। 11 तो इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, और न्यूट्रॉन कितना रहेंगे, 12 रहेंगे। तो आप लोग कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो 11 है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो 12 है। तो ये बात कैसे ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अपने को पता है सोडियम 11 नंबर पे आता है। अपने को ऑलरेडी पता है कि सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11। 23 में से 11 गए, 12 बचे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12। ठीक है। तो आप लोग ऐसे ये जो तत्व है इनके कुछ तत्वों के आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को याद रखने होंगे। ठीक है। अब ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, जो एक नॉर्मल तत्व होते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ तत्वों के समस्थानिक होते हैं। कुछ तत्वों के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। फिर उन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अपन लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक तत्व जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोरीन। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोरीन, Cl 17 नंबर पे आता है। एक समस्थानिक होता है 35 और एक Cl एक समस्थानिक होता है 37। आप लोग कहोगे सर ये समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक अपन इसके जस्ट बाद में अपन समस्थानिक पढ़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो उनके क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। तो अब देखिए इसके अंदर अपन कैसे करेंगे। ये जो होता है वो 3:1 में होता है। ये जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो 3:1 में पाए जाता है। इस रेशियो के अंदर ये प्रकृति में विद्यमान होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 75% तो ये होता है और 25% ये होता है। क्लोरीन 37 जो होता है 25% होता है, क्लोरीन 35 जो होता है वो 75% होता है। तो अब इनका अपने को परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालना है। तो देखिए 35 कितना होता है, 75% प्लस 37 कितना होता है, 25%। इसको आप लोग काट सकते हो। 25 × 75, 25 × 100, ये कट गया 25 × 100। ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 × 15, 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 105/4 प्लस 37/4। एलसीएम ले लो दोनों का, 4, 105 प्लस 37, टोटल कर दो, 7 5 12, 2 हासिल 1 4 और 1, 142/4। भाग दे दो, 4 × 12, 2 बचे, यहाँ पे 2 बचे ना, 5 × 20, पीछे और 2 बचे, 5 × 20। तो इसका मतलब
क्लोरीन जो परमाणु अपन ने लिया था उसका परमाणु द्रव्यमान कितना आया? 35.5। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आया? 35.5। ये इसका क्या रहेगा? परमाणु द्रव्यमान रहेगा। मतलब जब समस्थानिक दे रखे हो तो समस्थानिकों का आप लोगों को पता करना है कि कितना परसेंटेज कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे? इसका परमाणु द्रव्यमान फाइंड कर लोगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्या अपने को किस किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान निकालना है और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को याद रखना है। जैसे आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, शुरुआत की आप लोग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है। नियोन का मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि हाँ, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनका आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मतलब लगभग आप लोग 20 तक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग समस्थानिक। आइसोटॉप्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनमें आइसोटॉप। अब देखिए समस्थानिक, सिंपल सी भाषा में समझना है समस्थानिक को। समस्थानिक होते क्या है? समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं जबकि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या रहेंगे? समान रहेंगे, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। वे क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। वे क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है, मतलब तत्व एक ही, तो उसके अलग अलग रूप जिन्हें अपन लोग क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। मतलब ये अपन कह सकते हैं उनके रासायनिक गुण समान रहते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग रहेंगे। उनके रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन उनके भौतिक गुण जो है वो डिफरेंट रहेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखिए। हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक तीनों का एक एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका एक है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसलिए इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। इसको हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम। ठीक है। अब अगर बात करें आप लोग कार्बन की, तो कार्बन का समस्थानिक कार्बन 12 होता है, लेकिन कार्बन का समस्थानिक 14 भी होता है। अब लोग बात करें क्लोरीन की, तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्लोरीन 35 होता है और क्लोरीन 1 37 भी होता है। आप लोग बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 8 16 भी होता है, ऑक्सीजन 8 18 भी होता है। ठीक है, तो ये समस्थानिक रहेंगे। आयोडीन के समस्थानिक होते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, मतलब बहुत सारे तत्वों के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो ये समस्थानिक इस टाइप से होते हैं। आप लोगों को सिंपल वर्ड में याद रखना है कि परमाणु क्रमांक वे तत्व के वे रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? और ये कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन लोग? ड्यूटेरियम। इसको क्या कहते हैं? ट्रिटियम। मतलब 3 द्रव्यमान है तो ट्रिटियम, 2 है तो ड्यूटेरियम। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? चलिए लास्ट, उससे पहले आप लोग एक थोड़ा ध्यान रखें, ये समस्थानिकों का जो उपयोग है, जो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं उनका उपयोग परमाणु भट्टियों में किया जाता है। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। जो कोबाल्ट के समस्थानिक होते हैं उनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और जो आयोडीन के समस्थानिक होते हैं उनका उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। मतलब समस्थानिकों का यूज भी है। कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग कैंसर के उपयोग। एक थोड़ा ध्यान रखें, मैंने सी लिख के ओ को छोटा लिखा है, आप लोग सी लिख के ओ को बड़ा मत लिख देना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और ये कोबाल्ट है। मैंने पहले भी 1-2 चैप्टर के अंदर ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसा लिखना और ऐसा लिखना में अंतर रहेगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO कोबाल्ट, इसलिए दूसरा लेटर हमेशा कैसा लिखना, आप लोगों को छोटा लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में समभारिक।
समस्थानिक हो गया, दूसरा अपने पास में टॉपिक आ गया समभारिक, आइसोबार। उसका जस्ट उल्टा रहेगा परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान रहेंगे। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, आइसोबार्स कहलाते हैं ये, एक दूसरे क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, अगर आर्गन की बात करूं मैं तो आर्गन 18 नंबर पे आता है 40, द्रव्यमान कितना होता है? 40। और कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, द्रव्यमान कितना होता है? 40। क्या हो रहा है? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उस साइड, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, कार्बन 6 14 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन 7 14 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका 6 है, इसका 7 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों का क्या है? 14 14 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका समभारिक हो गया। ये इसका क्या हो गया? समभारिक हो गया। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई कि समस्थानिक और समभारिक एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, लेकिन समभारिक के अंदर तत्व अलग अलग होंगे, लेकिन समस्थानिक के अंदर तत्व वही होते हैं, उसी तत्व के रूप होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो आप लोगों का नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चौथा चैप्टर है आप लोगों का, ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं पहला दूसरे तीसरे चैप्टर के, तो वो भी आप लोग एक बार वापस रिवाइज कर ले, क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू।